हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। चलो तो मेरा नाम है नीरज और दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल GRC गोल्डन रेशियो क्लासेस। तो हम अब आ गए हैं 10th क्लास के लिए क्विक रिवीजन सीरीज के साथ। इसमें हम क्या करने वाले हैं, जैसा आपको पता है कि 10th क्लास के साइंस के एग्जाम के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो हम इस 4 से 5 दिन के समय में पूरे चैप्टर्स को कवर करेंगे जो भी फर्स्ट टर्म का सिलेबस है, और हम उन्हीं टॉपिक्स को चैप्टर वाइज उन्हीं टॉपिक्स को लेकर के आएंगे यहाँ पर, जिन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आप मार्क्स ऑब्टेन करोगे। ठीक है, क्योंकि किसी चीज़ में किसी टॉपिक में हमें बहुत ही डेप्थ में जाना है तो हम उतने डेप्थ में नहीं जा रहे। ये हमारा एक रिवीजन वीडियो है। ठीक है, इसमें हम उन्हीं चीज़ों को कंप्लीट करने वाले हैं जो हमारा एग्जाम में आने वाला है और जो आ रहा है। तो काफ़ी सारे सैम्पल पेपर्स और ये सब जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको एनालाइज करने के बाद ये क्विक रिवीजन वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ें, पढ़ने के बाद जाकर के क्वेश्चन लगाएं। हम क्विक रिवीजन है तो हमने ऑलरेडी सारी चीज़ों को पहले से यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है। ठीक है, समझते हैं और फिर जाकर के आप अपने क्वेश्चंस को लगाइए और मज़ा आएगा करने में। आपको पहले वीडियो देखो फिर जाकर क्वेश्चन को लगाओ, अच्छा लगेगा और आप कर पाओगे। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारा चैप्टर जो है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, हम इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, फटाफट चैप्टर को करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टर्म है प्यारे बच्चों, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स केमिकल चेंज। ठीक है, इसमें केमिकल चेंज होता है। अब केमिकल चेंज आपको पता होगा, जैसे दूध से दही का बनना, ठीक है, केमिकल चेंज है। डाइजेशन हमारे आपने पढ़ा होगा ना चैप्टर लाइफ प्रोसेस में, डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ फूड। तो डाइजेशन एक केमिकल चेंज है। ठीक है, मतलब इसमें केमिकल रिएक्शन होता है। रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सारे के सारे क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, चलिए तो इसमें होता क्या है, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड क्रिएटिंग अ न्यू बॉन्ड। बेटा केमिकल रिएक्शन में कुछ नया नहीं होता। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि जो पुराने रिश्ते होते हैं, पुराने रिश्ते टूटते हैं और नए रिश्ते बनते हैं। पुराने रिश्ते टूटते हैं और नए रिश्ते बनते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, हमारे पास है जिंक भाई साहब है, जिंक भाई साहब H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इससे रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है। ठीक है, जब आपस में इनका रिएक्शन हुआ तो जो H2 है, हाइड्रोजन है, और जो सल्फेट है, इनके बीच की जो दोस्ती है, जो बॉन्ड है, बॉन्ड क्या है, बॉन्ड एक रिलेशन कह लो आप, एक रिश्ते की डोरी है। बॉन्ड के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर कार्बन कंपाउंड में। तो बॉन्ड एक रिश्ते की डोरी है बेटा, जो कि रिश्ते को बांध करके रखी है। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा, ये रिश्ता टूटेगा, तो दोनों अलग अलग होंगे, और जब अलग अलग होंगे तो इनको भी किसी की जरूरत पड़ेगी, इनको भी किसी की जरूरत पड़ेगी। अगर इनको कोई मिल गया, ये जाकर के उससे दोस्ती कर लेंगे, और अगर इनको कोई नहीं मिला तो ये बेचारे अकेले ही रह जाएंगे। चलिए, तो यहां पर इनके बीच का बॉन्ड टूटा तो H2 भाई साहब अकेले हो गए, सल्फेट भाई साहब अकेले हो गए। अब सल्फेट भाई साहब बेचारे आए कि हाँ भैया जिंक मुझसे दोस्ती कर लो, मैं अकेला हूं। जिंक ने बोला ठीक है कर लेते हैं, बना लो रिश्ता। तब जाकर के बेटा इनका रिश्ता बन गया, भाई हमने दोस्ती कर ली, अब हम एक हो गए। अब बेचारे हाइड्रोजन भाई साहब को कोई नहीं मिला तो ये हो गए अकेले। ठीक है, यही तो है केमिकल रिएक्शन। क्या हुआ जरा ध्यान दो, जिंक जब रिएक्शन किया H2SO4 के साथ तो H2 और SO4 के बीच का बॉन्ड बेटा टूटा। ठीक है, और सल्फेट जाकर के दोस्ती कर बैठा जिंक से, बना दिया जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन भाई साहब हो गए अलग। सेकेंड एग्जांपल है हमारे पास कि फेरस, लोहा जब H2O से रिएक्शन करता है, ठीक है, तो Fe3O4 जो कि रस्ट है ये बनाता है, और फिर हाइड्रोजन बेचारा अलग हो गया। यहां पर भी सेम प्रोसेस हुआ, आप देख सकते हो, पुराने रिश्ते टूटे, पुराने रिश्ते टूटे और नए रिश्ते बेटा बने। यही होता है केमिकल रिएक्शन, कि ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड क्रिएटिंग अ न्यू बॉन्ड।
पुराने रिश्तों का टूटना और नए रिश्ते का बनना क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, एक और भी बहुत ही बढ़िया सा एग्जांपल है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। मैग्नीशियम रिबन का एयर में बलना, मतलब जलना उसका, सॉरी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब मैग्नीशियम को सबसे पहली चीज कि जब जलाया जाता है तो सबसे पहले उसको सैंड पेपर से रब किया जाता है, रगड़ा जाता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों? टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। बात समझ में आ रही है? टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। वंस मोर, टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि व्हाई मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्यों साफ किया जाता है? तो टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलो बेटा आगे आ जाओ। अब देखो, जब हमने मैग्नीशियम को क्या किया, ठीक है, कंबसन हुआ जब मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, आपको पता होगा ना कंबसन, 8वीं क्लास में पढ़ना है। कोई भी चीज जब जलने के बाद हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है तो उस प्रोसेस को हम कंबसन कहते हैं। और कोई भी चीज कब कंबसन का प्रोसेस करता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में करता है। तो मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया गया तो इसने ऑक्सीजन से दोस्ती कर लिया और क्या बना दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है बेटा? व्हाइट पाउडर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है, कि मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है? व्हाइट पाउडर होता है। क्या होता है? तो आप आंसर दोगे व्हाइट पाउडर होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट कलर का पाउडर होता है। ठीक है, एक प्रिकॉशन और दिया जाता है कि मैग्नीशियम रिबन को जब जलाना चाहिए तो हमें मतलब आंखों पे कुछ ना कुछ पहन लेना चाहिए, उससे खतरे का चांस होता है, क्योंकि इतनी व्हाइट कलर की इतनी डैजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस करता है वो, जो आंखों के लिए हानिकारक हो सकती है ना, काफ़ी ब्राइट कह लो। ठीक है, फ्लेम प्रोड्यूस करता है जो आंखों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ठीक बात है। तो मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन करते हैं? टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे आते हैं बेटा हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। भाई कहाँ कहाँ पर माने कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, दिन भर में आसपास में बहुत सारे चेंज होते हैं, बहुत सारे चेंज होते हैं। कुछ चेंज होते हैं जैसे पानी से बर्फ का बनना, है ना, हमने पानी लिया, फ्रिज में डाल दिया, बर्फ बन गया, जब निकालते हैं थोड़ी देर छोड़ देंगे फिर से बर्फ से पानी बन जाएगा। तो पानी से बर्फ का बनना, बर्फ से पानी का बनना, भाई ये भी एक चेंज हो रहा है। क्या ये केमिकल रिएक्शन है? पता नहीं भाई। आम का पक जाना, केले का ज्यादा पक जाना, है ना, वो खाने का पच जाना, क्या ये केमिकल रिएक्शन है? पता नहीं। तो कुछ ऐसे लक्षण होते हैं बेटा, जब वो लक्षण हमें दिखाई देंगे तभी हम कहेंगे कि नहीं केमिकल रिएक्शन हुआ है। जब वो लक्षण हमें दिखाई देंगे तो हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है। जब लक्षण हमें दिखाई देंगे तो हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब सर लक्षण के बारे में सुन लो कि सर लक्षण कौन कौन सा है। तो बेटा पहला लक्षण ये है कि जहां पर केमिकल रिएक्शन होगा वहां पर स्टेट में बदलाव आएगा। एग्जाम्पल है बेटा बर्निंग ऑफ कैंडल, मोमबत्ती का जलना। अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन आता है विच इज केमिकल रिएक्शन, बर्निंग ऑफ कैंडल और मेल्टिंग ऑफ कैंडल, ये दो अलग अलग चीजें हैं बेटा। तो बर्निंग ऑफ कैंडल केमिकल रिएक्शन है, मेल्टिंग ऑफ कैंडल केमिकल रिएक्शन नहीं है। कैंडल का मेल्ट होना, पिघलना केमिकल रिएक्शन नहीं है। कैंडल का जलना केमिकल रिएक्शन है ना। तो कैंडल जलता कैसे है? मान लो ऐसे हमारी मोमबत्ती होती है, देखा होगा आपने, है ना, ऐसे। तो होता क्या है जब आप मोमबत्ती को जलाते हो बेटा, तो यहाँ पर ये मोम पिघलने के बाद लिक्विड के स्टेट में आता है। फिर ये लिक्विड जैसे ही हीट इसको देते हैं तो फिर ये गैसियस स्टेट में आता है, यानी कि वेपर के फॉर्म में आता है। और जब ये वेपर एयर में जलता है बेटा तो फ्लेम प्रोड्यूस करता है। जब गैस हवा में जलता है बेटा तो फ्लेम प्रोड्यूस करता है। ठीक बात है, जब गैस हवा में जलता है बेटा तो फ्लेम प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो अब ध्यान में रखना कि क्या है केमिकल रिएक्शन, बर्निंग ऑफ कैंडल। सेकेंड बेटा केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स, चेंज इन कलर। जहां पर केमिकल रिएक्शन होगा वहां पर कलर चेंज होगा। जैसे हमने क्या किया कि पर्पल कलर के पोटेशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन में, है ना, पर्पल कलर के पोटेशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन में जो आप साइट्रिक एसिड को डाल दोगे बेटा,
पर्पल कलर के पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन में जब आप साइट्रिक एसिड को डाल दोगे, ठीक है, तो उसका पर्पल कलर जो है पर्पल कलर से कलरलेस हो जाता है, उसका कलर ही खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जब कलर चेंज हुआ तो भी बेटा केमिकल रिएक्शन माना जाएगा और बताया जाएगा कि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो सेकेंड तो ये हो गया। थर्ड है हमारे पास, देखो, इवोल्यूशन ऑफ गैस। बेटा जहां पर केमिकल रिएक्शन होगा वहां पर गैस का इवोल्यूशन भी होगा। एग्जांपल के तौर पे हमने ले लिया जिंक को H2SO4, जिंक ग्रैनुअल्स को जब आप H2SO4 में डालते हो बेटा सल्फ्यूरिक एसिड और लिख लो, या आप अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी डालते हो बेटा तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। बात समझ में आ रही है? कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है? हाइड्रोजन गैस। अच्छा, मान लो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कौन सा गैस प्रोड्यूस हो रहा है उसको पता कैसे करते हैं? तो बस कुछ नहीं, एक माचिस की तिल्ली जला करके और जैसे ही उसके पास ले जाओगे बेटा तो ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। कौन सा साउंड? पॉप साउंड, है ना। इसको पॉपिंग साउंड भी कहते हैं बेटा, कि जैसे ही मान लो हमें नहीं पता है कौन सा गैस हो रहा है, इतनी प्रकार की गैसेज है ना, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इतनी सारी गैसेज है। कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है कैसे पता करेंगे? तो आप में ज्यादा गैसेज के बारे में नहीं जानना है, बस दो जान लो, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक हाइड्रोजन। ठीक है, तो बेटा हाइड्रोजन जहां पर प्रोड्यूस होगा वो पॉप साउंड के साथ बर्न करता है। माचिस की तिल्ली ले जाओगे, पॉपिंग साउंड आएंगे, पॉप पॉप ऐसे साउंड आती है। ठीक है बेटा, चलिए सेकेंड एग्जांपल है हमारे पास, जब सोडियम कार्बोनेट को Na2CO3 को जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते हैं बेटा तो NaCl, ठीक है, और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। यहां भी गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। कौन सा गैस हो रहा है बेटा? CO2 गैस। अब CO2 गैस को हम कैसे पहचानते हैं? तो जब CO2 गैस को आप लाइम वाटर से पास करते हो, कौन सा वाटर? जब आप CO2 गैस को बेटा लाइम वाटर से पास करोगे तो ये मिल्की हो जाता है। कैसा हो जाता है? मिल्की हो जाता है। ये मिल्की हो जाता है, राइट ना, मिल्की, ये मिल्की हो जाता है। तो आप CO2 को कैसे पहचानोगे? जब लाइम वाटर से हम पास करेंगे उस गैस को तो वो मिल्की कलर का हो जाता है ना, मिल्की, दूधिया बोलते हैं ना, दूधिया कलर का हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर, जो हमारा चेंज इन टेम्परेचर है। बेटा जहां पर केमिकल रिएक्शन होगा वहां पर टेम्परेचर में भी बदलाव आता है। अब देखो, या तो टेम्परेचर बढ़ेगा या टेम्परेचर घटेगा, या तो टेम्परेचर बढ़ेगा या तो टेम्परेचर घटेगा। दो प्रकार की चीजें हो सकती हैं भाई। चेंज इन टेम्परेचर में या तो टेम्परेचर बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। ठीक है, तो बेटा जब टेम्परेचर बढ़ेगा उसको बोलेंगे राइज इन टेम्परेचर, और उस रिएक्शन को हम बोलते हैं बेटा एक्जोथर्मिक। ठीक है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मान लो हमने कोई केमिकल रिएक्शन किया, प्रोडक्ट के साइड में टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, है ना। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पर कर दिया A+B गिव्स दैट, हमने मान लिया AB सपोज एंड प्लस हीट, है ना। तो ऐसा रिएक्शन बेटा एक्जोथर्मिक होगा। एग्जिस्ट ऐसे समझो, एग्जिस्ट मतलब बाहर निकलना, हीट बाहर निकलना, तो एक्जोथर्मिक। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर का। पहला है हमारा एग्जाम्पल, कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर में डालते हो बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड CaO क्या है, नाम पता होगा आपको, क्विकलाइम के नाम से जानते हैं हम इसको। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं बेटा? क्विकलाइम। जब क्विकलाइम को आप वाटर में ऐड करते हो, ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड यानी कि सिलेक्ट लाइम, इसको हम बोलते हैं बेटा सिलेक्ट लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सिलेक्ट लाइम, सिलेक्ट लाइम आपका प्रोड्यूस होता है, और यहां पर इसके साथ साथ बेटा हीट भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये किस प्रकार का रिएक्शन है? एक्जोथर्मिक। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास कि जब हम जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के में डालते हैं या हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते हैं, मान लीजिए हमने लिया बेटा जिंक ग्रैन्यूल्स, और ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड में, जब इसमें आप जिंक ग्रैन्यूल्स को डालोगे और जब इस बीकर को छुओगे ना तो ये तुम्हें गर्म सा लगेगा। जब इस बीकर को टच करोगे तो ये गर्म लगेगा। इसका मतलब क्या है कि इसमें टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारा किस प्रकार का रिएक्शन है बेटा? एक्जोथर्मिक। थर्ड है हमारा रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन किस प्रकार का रिएक्शन है बेटा? ये भी एक्जोथर्मिक रिएक्शन के अंदर कैटेगराइज होता है। रिस्पिरेशन इज ऑल्सो एक्जोथर्मिक रिएक्शन। अब जरा समझो,
एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब केवल ये नहीं हुआ कि हीट ही आए, अगर एनर्जी भी ऑब्टेन होती है ना, हमने एक रिएक्शन किया या रिएक्शन हुआ, उसमें एनर्जी ऑब्टेन हुई, एनर्जी चाहे किसी भी फॉर्म में हो, एनर्जी अगर ऑब्टेन होती बेटा तो भी वो एक्सोथर्मिक कहलाएगा। रेस्पिरेशन में क्या होता है, जब फूड के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होता है, ठीक है, तो 38 एटीपी एनर्जी ऑब्टेन होती है, आपको पता होगा। तो एनर्जी अगर ऑब्टेन हो रही है तो वो भी एक्सोथर्मिक है, अगर एनर्जी ऑब्टेन हो रही है तो एक्सोथर्मिक है। तो रेस्पिरेशन भी हमारा कैटेगराइज होता है बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर। क्लियर है? चलो आगे आ जाते हैं हम। फॉल इन टेम्परेचर, टेम्परेचर डाउन होगा, ठीक है। तो जब टेम्परेचर, मान लो कि हमने कोई रिएक्शन किया है ना, हमने किसी रिएक्शन को करने के लिए हीट दिया है, हमने किसी रिएक्शन को करने के लिए हीट दिया है, इसमें हम रिएक्टेंट के साइड में हीट को प्लस करके हीट लिखते हैं रिएक्टेंट के साइड में, और बेटा एंडोथर्मिक के लिए हम प्रोडक्ट के सॉरी मिस्टेक है, इसमें हम प्रोडक्ट के साइड में बेटा हीट लिखते हैं, जो भी प्रोडक्ट आएगा प्लस करके हीट लिखते हैं, और इसमें बेटा रिएक्टेंट के साइड में हीट लिखा जाता है। रिएक्टेंट के साइड में हम हीट को या किसी भी एनर्जी को एंडोथर्मिक रिएक्शन, फॉल इन टेम्परेचर, इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल टेम्परेचर की बात की जाए, आप किसी भी प्रकार की एनर्जी दे सकते हो एंडोथर्मिक रिएक्शन को करने के लिए, ठीक है। जैसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन अभी आगे पढ़ेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन करने के लिए हम हीट थर्मल एनर्जी देते हैं, थर्मल देते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम सनलाइट देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। तो ये सारी एनर्जी, आप किसी भी प्रकार की एनर्जी दे रहे हो, हीट कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हो, ठीक है, रिएक्शन को करने के लिए, तो वो बेटा एंडोथर्मिक के अंदर में आता है, ठीक है, ठीक है, एंडोथर्मिक के अंदर में वो आता है। इसका एग्जांपल हो गया जैसे कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। अब जरा देखो आप, फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक है। प्लांट क्या करते हैं, CO2 H2O, ये जब आपस में कंबाइन होता है किसके, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। तो सनलाइट के प्रेजेंस में बेटा H2O, H2 और O2 में ब्रेक डाउन होता है, आपने पढ़ा होगा लाइव प्रोसेस में। सनलाइट के प्रेजेंस में H2O, H2 और O2 में ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक बात है। जो O2 अलग हुआ वो ऑक्सीजन बेटा निकल जाता है, ठीक है, और H2 आकर के CO2 के साथ कंबाइन होकर के बेटा फूड बनाता है, किसका फूड, प्लांट का, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, इस रिएक्शन को करने के लिए हमने सनलाइट को दिया है ना, सनलाइट की जरूरत पड़ी है इस रिएक्शन के लिए, तो एनर्जी उसको मिली है, एनर्जी उसको मिली है बेटा। तो इस प्रकार का रिएक्शन क्या कहलाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। फोटोसिंथेसिस क्या है हमारा, एंडोथर्मिक है। अच्छा बात करते हैं, कुछ बच्चे गलती करते हैं कि वो सारे के सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को एंडोथर्मिक समझते हैं। सारा का सारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक नहीं होता। मैं आपको क्लियर कर दूं कि सारा का सारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक बट नॉट ऑलवेज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक बेटा। सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस एंडोथर्मिक नहीं होते, अब ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक, मतलब मोस्टली होते हैं लेकिन सारे नहीं होते। चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, पीपीटी, प्रिसिपिटेट। जहां पर केमिकल रिएक्शन होता है वहां पर प्रिसिपिटेट भी फॉर्म होता है। प्रिसिपिटेट क्या होता है बेटा, सॉलिड होता है, सॉलिड सब्सटेंस सेपरेट, है ना, सॉलिड सब्सटेंस होता है जिसको हम सेपरेट किया जाता है। सॉलिड सब्सटेंस मतलब कोई रिएक्शन हुआ, उस रिएक्शन में एक सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म होता है, मतलब जैसे हमने A को B में डाला है ना, A को B में डाला तो नीचे में कुछ सॉलिड बन जाता है रिएक्शन में, उसी जो सॉलिड पार्टिकल बनता है ना बेटा, उसी को हम कहते हैं प्रिसिपिटेट। जो सॉलिड बनता है उसी को हम कहते हैं प्रिसिपिटेट। अलग अलग रिएक्शंस में अलग अलग कलर के प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। कुछ रिएक्शंस हैं जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमने देखा एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि पोटेशियम आयोडाइड को जब लेड नाइट्रेट में डाला गया, ठीक है बेटा, तो पूछा जाता है कि
क्या बनेगा, क्या ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो वहां पर क्या बनता है, लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट बेटा फॉर्म होता है। ध्यान से सुनो, जब पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डाला जाता है तो क्या होता है, येलो कलर का लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। सेकेंड देख लेते हैं बेटा कि जब H2SO4 को BaCl2 में जब सल्फ्यूरिक एसिड को बेरियम क्लोराइड में के साथ रिएक्शन करवाया जाता है बेटा, तो बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। चलो नेक्स्ट आते हैं हमारा केमिकल इक्वेशन कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। जहां पर लगे कि वीडियो फास्ट हो रही है वहां पर आप पॉज करो, फिर से पीछे करके देखो, है ना। क्विक रिवीजन है इसलिए थोड़ा सा हम फास्ट है। चलिए, तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है बेटा, बड़े बड़े रिएक्शंस को लिखना। जैसे ये है मैग्नीशियम रिबन बॉन्ड्स विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। इतने बड़े बड़े रिएक्शंस को लिखना थोड़ा पेचीदा हो रहा था, समय मर रहा था, बहुत मूड सा खराब हो रहा था, ठीक है। तो बहुत मेहनतों के बाद इक्वेशन बनाया गया है ना, कि जितने भी हमारे केमिकल रिएक्शंस हैं उनको सिंबल के फॉर्म में लिखना, उनको सिंबल्स के फॉर्म में लिखना ही केमिकल इक्वेशन कहलाता है बेटा। सिंबल के फॉर्म में लिखना ही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। क्लियर है? चलो, अब इस केमिकल इक्वेशन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है बेटा रिएक्टेंट और एक होता है बेटा प्रोडक्ट। हमने माना कि A + B गिव्स दैट AB, तो बेटा इधर वाले हमारे रिएक्टेंट होते हैं, ए भी हमारा रिएक्टेंट है और बी भी हमारा रिएक्टेंट है, और ए भी हमारा क्या है बेटा, प्रोडक्ट है। एक सैंपल पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था कि H2 + O2 गिव्स दैट H2O, ठीक है। तो इसमें रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के नाम बताइए। तो बेटा H2 हमारा रिएक्टेंट है, O2 हमारा रिएक्टेंट है और H2O हमारा क्या है बेटा, प्रोडक्ट है। तो लेफ्ट साइड में अगर मैं ऐसे खड़ा हूं ना ऐसे, तो लेफ्ट साइड में आने वाली सारी चीजें रिएक्टेंट होती हैं बेटा, चाहे वो कितने भी नंबर में हो, A + B + C + D + E, कितने भी नंबर में हो, ये सारे के सारे हमारे क्या है बेटा, रिएक्टेंट्स हैं, और जो इधर फॉर्म होगा वो हमारा प्रोडक्ट होता है। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं हमारा बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है जरा ध्यान दो, ठीक है। देखो, क्योंकि ये हमारा रिवीजन है, हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, तो आपको हम बता दें, बस थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेना, क्योंकि आपको बैलेंसिंग करने के लिए नहीं आएगा, आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा कि कौन सा इसमें बैलेंस है और कौन अनबैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। तो जहां पर आपको बैलेंस इक्वेशन होगा बेटा, जरा ध्यान से समझो, हमने मान लिया यहां पर है A2 + B2 गिव्स दैट AB। बेटा बैलेंस इक्वेशन वो होता है जिसमें रिएक्टेंट के साइड में जितने भी नंबर ऑफ एटम होते हैं, नंबर सुनो, बैलेंस इक्वेशन, नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है? जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट के साइड में होने चाहिए उतने ही नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट के भी साइड में बेटा होने चाहिए। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था कि एक इक्वेशन दे दिया था और फिर दिया था कि इसमें कौन सा बैलेंस है या नहीं है, तो वो पहचानने के लिए क्या किया जाए, आपको कुछ नहीं करना, बैलेंसिंग नहीं करनी है, ट्रिक समझो, शॉर्टकट समझो, बैलेंसिंग नहीं करनी है, बस काउंट कर लो। अगर इधर हमारा ऑक्सीजन है, इधर हमारा हाइड्रोजन है, तो हमने काउंट कर लेना है कि ऑक्सीजन के कितने एटम है, हाइड्रोजन के कितने एटम है, और जो हमारा उधर जो भी H2O फॉर्म हुआ है तो उधर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कितने एटम है। अब जरा समझो, एग्जांपल के तौर पे समझ लो, H2O2 गिव्स दैट बेटा H2O, हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम, ठीक बात है। प्रोडक्ट में क्या है, हाइड्रोजन के तो 2 एटम है लेकिन ऑक्सीजन का बेटा एक ही एटम है। देखो ये हाइड्रोजन H2 है ना, 2 एटम, ऑक्सीजन का एक ही एटम है। अब इसके लिए हमें ये इक्वेशन हमारा बैलेंस नहीं है, ये हमारा अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 लगाएंगे। चलो 2 ऑक्सीजन हो गया और 2 हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन हो गए 2 × 2 = 4, 4 हाइड्रोजन हो गए। अब तो हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन तो 2 हो गया, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गए तो यहाँ पर भी बेटा 2 लगा देंगे। देखो 2 × 2 = 4 हाइड्रोजन इधर, 2 × 2 = 4 हाइड्रोजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर
और 2 ये 2 ऑक्सीजन इधर, अब जाकर के इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। ठीक बात है। चलो आगे क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों है? तो आपने 9th क्लास में एक टर्म पढ़ा होगा, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसका मतलब क्या होता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन है कि व्हाई वी नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो आप इसका आंसर ये डालोगे कि टू सैटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टू सैटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टू सैटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है बेटा कि हाउ टू मेक इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। इक्वेशन को हम ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं? तो 3 स्टेप है, ठीक है, इंडिकेटिंग हीट चेंज, इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट एंड इंडिकेटिंग द कंडीशन। अब फिजिकल स्टेट का मतलब क्या हुआ कि जो रिएक्शन हो रहा है, जो रिएक्टेंट है वो सॉलिड के स्टेट में है या लिक्विड के स्टेट में है, जो प्रोडक्ट है वो सॉलिड के स्टेट में है या लिक्विड के स्टेट में है ना। अब देखो कुछ स्टेट होते हैं, मैं आपको यहां बता देता हूं बेटा। एक होता है एक्यू, इसको बोलते हैं बेटा एक्वस सॉल्यूशन। क्या होता है एक्वस सॉल्यूशन? सॉल्यूशन ऑफ वाटर, सॉल्यूशन ऑफ वाटर। जहां बेटा सॉलिड होगा वहां पर एस लिखा होगा, जहां लिक्विड के लिए एल लिखा जाता है, प्रिसिपिटेट के लिए बेटा पीपीटी लिखा जाता है, जहां पर गैस होगा वहां पर जे लिखा जाता है। तो ये सब तरीके होते हैं एक केमिकल इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए कि किस स्टेट में जाकर के वो रिएक्शन हो रहा है। तो पहला ये हो गया, एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे कि जिंक है हमारा सॉलिड स्टेट में है, H2SO4 हमारा एक्वस स्टेट में। एक्वस मतलब सॉल्यूशन ऑफ वाटर, एक्वस सॉल्यूशन द सॉल्यूशन ऑफ वाटर। क्या दे रहा है? जिंक सल्फेट दे रहा है और प्लस हाइड्रोजन गैस दे रहा है। क्लियर है? क्लियर है। चलिए नेक्स्ट होता है बेटा कि इंडिकेटिंग द हीट चेंज, कि उसके अंदर जो भी हीट चेंज हो रहा है उसको इंडिकेट किया जाए। या तो आप रिएक्शन को करने के लिए हीट दे रहे हो, ठीक है, या फिर रिएक्शन के बाद हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस तरीके से भी हम केमिकल रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर आप हीट दे रहे हो तो रिएक्टेंट के साइड में हीट लिखोगे, और अगर आप हीट मतलब ऑप्टेन हीट हो रही है, हीट ऑप्टेन हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, तो आप प्रोडक्ट के साइड में इस चीज को लिखोगे। अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है तो प्रोडक्ट के साइड में, अगर हीट दे रहे हैं तो रिएक्टेंट के साइड में। ओके, चलिए